Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this particular video we will start chapter number 7 फिजिकल एजुकेशन बुक, जो क्लास 11 की शारीरिक शिक्षा की बुक है, उसका चैप्टर 7 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर 7 का जिसका टाइटल है खेलों में शरीर रचना विज्ञान व शरीर क्रिया विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। तो इस चैप्टर को हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे और बहुत इजी एक्सप्लेनेशन होगी, आपको वन शॉर्ट वीडियो में अच्छे से पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एंड जो चैप्टर का टाइटल है, सबसे पहले उस पर फोकस करना ज़रूरी है। खेलों में हम क्या पढ़ने वाले हैं? खेलों में शरीर रचना विज्ञान। खेलों में जो शरीर रचना विज्ञान, विज्ञान कहते हैं साइंस को। तो जो खेल होते हैं, जो स्पोर्ट्स होते हैं, गेम्स होते हैं, उसमें शरीर की रचना का विज्ञान, यानी हमारी जो शरीर है, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, उसकी रचना किस तरीके से हुई है, वो हमारी बॉडी कैसे बनी है, किन चीज़ों से मिलके बनी है, वो वाली साइंस के बारे में, उस विज्ञान के बारे में। और शरीर क्रिया विज्ञान, यानी कि शरीर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या क्रियाएँ होती हैं, क्या काम होते हैं, उसकी साइंस, उसका विज्ञान के बारे में, इन दोनों के बारे में। और इनके जो हैं दोनों के मूलभूत सिद्धांत, यानी जो प्रिंसिपल्स हैं, इन दोनों के सिद्धांत कहते हैं प्रिंसिपल्स को, बेसिक प्रिंसिपल्स। तो हमें पढ़ना है जो खेल हैं, खेलों में शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान के बेसिक प्रिंसिपल्स, मूलभूत सिद्धांत। तो मेन पॉइंट्स हमारे रहने वाले हैं ये 4 टॉपिक। 7.1 जिसमें हमें 7.1 में पढ़ना है शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान की परिभाषा। सबसे पहले हमें परिभाषा पढ़नी है कि ये शरीर रचना विज्ञान क्या होता है और शरीर क्रिया विज्ञान क्या होता है, इन दोनों की डेफिनेशन को समझना है। और आगे हमें पढ़ना है व्यायाम और खेल कूद में इनका महत्व। व्यायाम और खेल कूद में इन दोनों का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है शरीर क्रिया विज्ञान की और शरीर रचना विज्ञान की, किस चीज़ में, किस में इंपॉर्टेंस। एक तो खेल कूद में, गेम्स में, स्पोर्ट्स में क्या इंपॉर्टेंस है, और एक एक्सरसाइज, व्यायाम कहते हैं एक्सरसाइज को, एक्सरसाइजेज में, गेम्स में इसके क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट 7.2 में हमें पढ़ना है कंकाल तंत्र के कार्य। कंकाल तंत्र सबसे पहले पता होना चाहिए क्या होता है। कंकाल कहते हैं ना, जब ह्यूमन बॉडी, कोई भी इंसान मर जाता है तो उसकी जो डेड बॉडी होती है वो ख़त्म हो जाती है या वो सड़गड़ जाती है, और उसकी जो बिल्कुल बोन्स होती हैं बस वो बचती हैं, और उसकी मसल जो उसमें गोश्त होता है वो सब ख़त्म हो जाता है, और वो सिर्फ एक कंकाल बचते हैं, यानी इंग्लिश में कहते हैं स्केलेटन बचता है। जैसे कि म्यूज़ियम्स में रखा हुआ मिलता है, बस हाथ की हड्डियाँ, पैर की हड्डियाँ, रीढ़ की हड्डी, ये सब होता है, वो पूरा कंकाल होता है, उसमें खोपड़ी होती है, तो वो हड्डियों का जो ढांचा होता है उसी को कंकाल कहते हैं। तो कंकाल तंत्र में हमें पढ़ना है जो स्केलेटन सिस्टम होता है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं। अस्थियों का वर्गीकरण व जोड़ों के प्रकार, या अस्थियों यानी जो अस्थियां होती हैं, हमारी जो हड्डियां होती हैं, उनका वर्गीकरण, हमारी बोन्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, और जोड़ों के प्रकार। जोड़ यानी जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उसके टाइप्स, यानी कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट 7.3 में हमें पढ़ना है संचार प्रणाली के बारे में और हृदय के कार्य, यानी जो हमारे हार्ट के फंक्शंस होते हैं, उसकी संरचना किस तरह से होती है, उसके बारे में। नेक्स्ट 7.4 में हमने पढ़ना है श्वसन तंत्र के कार्य और संरचना। श्वसन तंत्र क्या होता है? जब हम जहाँ से हम सांस लेते हैं उसी को कहते हैं श्वसन तंत्र, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके कार्य के बारे में और उसके फंक्शंस और उसके संरचना यानी स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं 7.1 से। तो 7.1 सबसे पहले हमारा टॉपिक है जिसमें हमें पढ़ना है एनाटॉमी के बारे में, यानी जिसको हिंदी में कहेंगे शारीरिक रचना के बारे में। शारीरिक रचना, ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वीडियो बेस्ड है और हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली है, तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने हिंदी मीडियम वाले फ्रेंड्स के साथ। सबसे पहले समझते हैं एनाटॉमी क्या होता है, शारीरिक रचना जिसको कहते हैं। शारीरिक रचना मतलब जो हमारे शरीर की रचना होती है, जो हमारी फिज़िकल स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से हुआ है। तो एनाटॉमी जो है वो मानव शरीर की संरचना का अध्ययन है। एनाटॉमी क्या है? एक मानव शरीर, जो इंसान का शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, उसकी संरचना की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको कहा जाता है एनाटॉमी। एनाटॉमी एक स्टडी होती है, पढ़ाई होती है किस चीज़ की? जब हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, यानी मानव के शरीर की संरचना का जब अध्ययन करते हैं उसको कहा जाता है एनाटॉमी। नेक्स्ट हमारा है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी को हिंदी में भी फिजियोलॉजी ही कहते हैं, इसका कोई अलग से नहीं बोलते नाम। हम कह सकते हैं
शारीरिक कार्य। तो फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं हमारे जो ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस हैं, काम हैं, मानव शरीर के कार्यों का अध्ययन करते हैं फिजियोलॉजी में। मानव शरीर यानी इंसान का जो शरीर है, ह्यूमन की जो बॉडी है, उसके क्या क्या काम है, उसके इंटरनल क्या क्या काम होते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम, और भी अलग अलग तरह के कार्य होते हैं, मस्कुलर सिस्टम, और जैसे कि हिंदी में बोले पाचन तंत्र, जो जिससे खाना पचता है। तो ये अलग अलग तरह के हमारे काम होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के इंटरनल वर्क्स हैं, फंक्शंस हैं। तो इसको जब हम स्टडी करते हैं तो ये फिजियोलॉजी के अंदर आता है। अब हमें यही पढ़ना है कि मानव शरीर के मुख्य तंत्र के बारे में। मानव शरीर के मुख्य कौन कौन से तंत्र होते हैं? तंत्र यानी जो ह्यूमन की बॉडी, उसमें क्या क्या काम होते हैं, क्या कार्य होते हैं, कौन से ऐसे फंक्शंस होते हैं। तो ये हिंदी में नाम लिखे हुए हैं। हिंदी में थोड़ा सा आपको याद रखने पड़ेंगे, थोड़े से हार्ड नाम होते हैं, लेकिन एक बार समझ आ जाए तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बता दूँगी। ये है सबसे पहला कंकाल प्रणाली। कंकाल प्रणाली को हमने अभी भी पढ़ा। कंकाल प्रणाली यानी कि एक कंकाल वाला सिस्टम जिसमें कंकाल होता है। कंकाल यानी एक बॉडी होती है जिसमें सिर्फ बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, जैसे म्यूजियम्स वगैरह में। यहाँ पर आपको इमेज भी मैं लगा दूँगी, साइड में आपको इमेज दिख रही होगी। तो कंकाल प्रणाली को हम इंग्लिश में कहते हैं स्केलेटन सिस्टम। ये भी एक तंत्र होता है। 8 से 9 तंत्र होते हैं मानव शरीर के, जो मेन है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन जो मुख्य हैं वो 8 हैं। पहला हो गया कंकाल प्रणाली। दूसरा है मांसपेशी तंत्र, यानी जो मस्कुलर सिस्टम है। मस्कुलर सिस्टम को कहते हैं मांसपेशी तंत्र, जो मसल्स होती हैं हमारी, उसके बारे में। थर्ड है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को इंग्लिश में कहा जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें कि हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, पचता है। जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है वो पाचन तंत्र के अंदर आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। फोर्थ है हमारा श्वसन प्रणाली। श्वसन यानी सांस से रिलेटेड जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो सारा प्रोसेस श्वसन प्रणाली में आता है। पाँचवा है हमारा तांत्रिकी तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम का प्रोसेस है वो कहलाता है तांत्रिकी तंत्र। 6th है हमारा ग्रंथियाँ प्रणाली, ग्रंथियों से रिलेटेड जो होता है। 7th है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम, जो एक्सक्रेटरी खाना एक्सक्रेट होता है, वेस्ट मटेरियल एक्सक्रेट होता है हमारी बॉडी का, उसको कहा जाता है हिंदी में उत्सर्जन तंत्र। 8th है हमारा प्रजनन प्रणाली, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आता है प्रजनन प्रणाली के अंदर। तो ये मेन हमारे 8 टाइप्स के मेन फंक्शंस हैं, इंटरनल फंक्शंस, जो कि मानव शरीर के मुख्य तंत्र हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, सबके बारे में नाम और उनके कार्य। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 7.1, जिसमें हमें पढ़ना है शरीर रचना विज्ञान के बारे में। किन्जियोलॉजी भी कहा जाता है और शरीर क्रिया विज्ञान। इनका क्या महत्व है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है किन्जियोलॉजी की, शरीर रचना विज्ञान की, शरीर क्रिया विज्ञान की। तो किन्जियोलॉजी हम किसे कहते हैं? काइंजियोलॉजी या किन्जियोलॉजी हम कहते हैं जब हम स्टडी करते हैं मूवमेंट की। स्टडी ऑफ मूवमेंट भी कहा जाता है किन्जियोलॉजी को। स्टडी ऑफ मूवमेंट, किस चीज़ की मूवमेंट? हमारे हाथों की मूवमेंट, हमारे पैरों की मूवमेंट। हम हाथ से दरवाजे को खोलते हैं, हम हाथ से कुछ सामान को पुल करते हैं, पुश करते हैं, हम सामान को उठा रहे हैं, सामान को रख रहे हैं, पैरों से चल रहे हैं। हम हाथों पैरों से जो भी काम करते हैं तो वो हमारा किन्जियोलॉजी के अंदर आता है। इसमें हमारे स्टडी होती है मूवमेंट की, किस तरीके से हमारे जॉइंट्स के साथ हमारा हाथ पैर मूव करते हैं। तो इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है, महत्व के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है, ये इनका महत्व क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, सर्कल्स में एक दे रखा है चार्ट के थ्रू। आप इस तरीके से भी एग्ज़ाम में बना सकते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। चार्ट के फॉर्म में बनाने से आंसर लंबा भी हो जाता है। शरीर रचना विज्ञान, किन्जियोलॉजी और शरीर क्रिया विज्ञान का महत्व। सबसे पहले ये लिख दिया महत्व। अब कौन कौन से महत्व है वो ये है, एक इधर दे रखा है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये सारे ऐसे लाइन से ड्रॉ कर रखे हैं और ये सारे महत्व। सबसे पहले दे रखा है शारीरिक पुष्टि में मदद करता है। क्या मदद होती है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है? एक तो शारीरिक पुष्टि, हमारी जो फिजिकल वेलनेस है उसमें हमारी मदद करता है। खेल चोटों से बचाता है, खेल में जो चोट लगती हैं उनसे बचाएगा, खेल में चोटें नहीं लगेंगी, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। एक क्या इम्पोर्टेंस है इनकी,
एक ये इम्पोर्टेंस है, शरीर की जो रचना है उसके बारे में ज्ञान प्रदान करता है। यानी अगर हम इसकी स्टडी कर लें काइनेजियोलॉजी की और शरीर क्रिया विज्ञान इन सब की, तो हमें क्या पता चलेगा कि शरीर रचना के बारे में, शरीर हमारे किस तरीके से रचना हुई है, शरीर की, शरीर किस तरीके से बनाए, किन चीज़ों से मिलके बनाए, शरीर के काम क्या क्या हैं, तो इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और नॉलेज होगी। पुनर्वास की प्रक्रिया में मदद करता है। पुनर्वास यानी दोबारा से अगर कोई चोट लग भी गई है तो उसको जल्द से जल्द ठीक करने में मदद करता है, उसका पुनर्वास करता है। और खेल के चयन में मदद करता है। किसी खेल के चयन हमें ये पता लग सकता है कि हमारी बॉडी किस चीज़ के लिए एबिलिटी रखती है, किस चीज़ के लिए सक्षम है हम, और कौन सा खेल हम खेल सकते हैं। हमारे खेल के चूज़ करने में, चयन करने में हमारी हेल्प करता है और शरीर को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करते हैं। यानी हमारा शरीर जो है उसको स्वस्थ बनाए रखने में हमारी काफ़ी हेल्प होती है इसके स्टडी करने से। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस है कि हमारा शरीर हेल्दी रहता है, फिट रहता है, हमारी कोई बीमारियों से दूर रहता है शरीर। और नेक्स्ट है व्यक्तिगत मतभेदों के बारे में जानने में मदद करते हैं। यानी व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल के डिफरेंस हैं, लोगों में अलग अलग कुछ अलग लोग होते हैं, कुछ अलग, सबकी जो पर्सनालिटीज़ हैं वो अलग अलग होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की पर्सनालिटीज़ होती हैं, तो उसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन देता है। तो हमें उसके बारे में व्यक्तिगत मतभेदों के बारे में जानने में मदद करता है। तो ये सारे इसके इम्पोर्टेंस थे। ये है इसका चार्ट। इनके महत्व का आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, या तो आप चार्ट के फॉर्म में बना दें, या फिर आप इस तरीके से जो पॉइंट्स दे रखे हैं लाइन से या पॉइंट्स हैं, आप इन पॉइंट्स को भी याद कर सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। आप इस तरीके से ये पॉइंट्स भी लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, या फिर आप डायरेक्टली एक चार्ट भी बना सकते हो। और अगर दोनों करना चाहें तो आप दोनों भी कर सकते हैं। अगर लॉन्ग आंसर आया है तो उससे काफ़ी लंबा आंसर बनेगा। फर्स्ट पॉइंट है खिलाड़ी की क्षमता के मूल्यांकन में सहायक। यानी क्या महत्व होता है इनका, किनेजियोलॉजी का, शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान का क्या इंपॉर्टेंस है। खिलाड़ी, कोई भी एक खिलाड़ी होता है जो खेलता है, कोई भी स्पोर्ट्स जो भी गेम खेलता है उसको खिलाड़ी कहा जाता है। खिलाड़ी की क्षमता के मूल्यांकन में सहायक, खिलाड़ी की किस गेम में क्षमता है, खिलाड़ी किस गेम में अच्छा अपना प्रदर्शन दिखा सकता है, उसकी क्या एबिलिटी है, उसको जांचने में, खिलाड़ी की क्षमता को मूल्यांकन करने में, मीज़र करने में, इवैल्यूएट करने में उसमें हेल्प करता है। सेकेंड है प्रशिक्षण यानी टेस्ट में, और व्यायाम यानी एक्सरसाइज का शरीर के तंत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव में सहायक। यानी टेस्ट के या फिर जो भी एक्सरसाइज हैं उनमें शरीर के जो हमारे अलग अलग तंत्र हैं, फंक्शंस हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, उस पर हमारा शरीर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसमें मदद करता है। थर्ड है प्रशिक्षण के दौरान शरीर की स्थिति में सहायक। यानी जो भी टेस्ट के दौरान, अगर हमारा कोई टेस्ट चल रहा है तो उसके दौरान शरीर की जो स्थिति है उसमें मदद करता है। ये टेस्ट वो टेस्ट है जो हम गेम खेलने से पहले हम अपनी बॉडी का टेस्ट करवाते हैं, खिलाड़ी का टेस्ट करवाया जाता है कि वो कितना अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखा सकता है उस गेम को खेलने में। उसके हार्ट बीट को चेक करने के लिए टेस्ट होता है, उसके दौरान शरीर की स्थिति में मदद करता है। खेल में जो चोट लग जाती है उन चोटों से बचाव में सहायक होता है। फिफ्थ है खिलाड़ी को पर्याप्त पोषण की जानकारी के अध्ययन में सहायक। यानी जो खिलाड़ी है उसको पर्याप्त पोषण की जानकारी देता है कि किसी भी खिलाड़ी को, स्पोर्ट पर्सन को कितने ज़्यादा न्यूट्रिशन लेने चाहिए, कितनी कैलोरीज उसको गेन करनी चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। खेल चोटों के जल्दी पुनर्वाय करने में सहायक। यानी वही खेल चोटों के, इनमें से कुछ पॉइंट हम अभी पढ़ चुके हैं सर्कल वाले चार्ट में, ये पॉइंट भी पढ़ा था। खेल चोटों के जल्दी पुनर्वाय करने में सहायक। अगर खेल में चोट लग भी गई है तो वो जल्द से जल्द ठीक होने में भी हमारी मदद करता है। अच्छी खेल प्रतिभा के चयन में सहायक। यानी हम अच्छा किसी अपना खेल में चूज़ कर सकते हैं, अपने आप को पहले जांच सकते हैं कि हम किस खेल के लिए बने हैं, हम किस खेल में अच्छे हैं और हमारा किस खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और उसी तरीके से हम उसको अपना प्रतिभा के चयन में भी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है 8th पॉइंट, जिसमें है खिलाड़ी को अपनी क्षमता के अनुसार खेल चयन करने में सहायक। खिलाड़ी जो है, कोई भी स्पोर्ट पर्सन जो है, वो अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी एबिलिटी को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग वो अपने खेल के चयन में भी मदद होती है। यानी वो अपने खेल का चुनाव कर सकता है कि वो कौन सा खेल में अच्छा अपना प्रदर्शन दिखा पाएगा, किस खेल के लिए वो क्षमता रखता है।
9th है प्रशिक्षण के दौरान मांसपेशी की प्रक्रिया की जानकारी देने में सहायक, यानी जब टेस्ट होता है तो उसके दौरान जो मांसपेशी है, मसल्स हैं, उसकी प्रक्रिया की जानकारी देता है कि हमारी मसल्स की क्या इंफॉर्मेशन है, उसकी क्या प्रोसेस है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। 10th पॉइंट है प्रशिक्षण के दौरान होने वाली थकान को जल्द से जल्द ख़त्म करने में सहायक। प्रशिक्षण जब टेस्ट होता है उसके दौरान होने वाली जो थकान हो जाती है, यह प्रशिक्षण जो हमारा हम उसमें प्रशिक्षण उसको भी कह सकते हैं जब हमारे परफॉर्मेंस होती है किसी भी खेल की, तो हमें थकान हो जाती है। जब हमारा कोई भी प्रशिक्षण होता है, खेल चल रहा होता है, तो हमें उसके दौरान कोई भी थकान हो सकती है। जब हम थक जाते हैं तो उसको जल्द से जल्द उस थकान को जल्द से जल्द ख़त्म करने में सहायता प्रदान करता है कि वो जो थकान है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगी, थकान को ख़त्म करने में मदद करता है। 11th पॉइंट है अलग अलग खेलों के दौरान व्यय होने वाली ऊर्जा के अध्ययन में सहायक, यानी अलग अलग खेल में हमें किस तरह की ऊर्जा चाहिए उसकी भी स्टडी होती है इसमें। ऊर्जा यानी हमें कितनी पावर चाहिए, कितनी हमें एनर्जी चाहिए अलग अलग खेल के अंदर। 12th पॉइंट है शरीर पर मादक द्रव्य के पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन में भी सहायक होता है। 13th पॉइंट है खिलाड़ी की शारीरिक संरचना, यानी जो खिलाड़ी है, स्पोर्ट पर्सन है, उसकी शारीरिक संरचना, उसके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें अच्छे और बुरे पहलुओं की जानकारी देता है और उसकी स्टडी भी इसमें होती है कि हमारी बॉडी में क्या चीज़ अच्छे हैं और क्या चीज़ बुरे पहलू हैं और क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी पहलू बन सकते हैं। तो इसमें एक खिलाड़ी की इंफॉर्मेशन देता है। 14th पॉइंट है खिलाड़ी शारीरिक शिक्षक व शारीरिक प्रशिक्षक के ज्ञान वर्धन में सहायक, यानी कोई भी खिलाड़ी होता है या शारीरिक शिक्षक होता है, जो शिक्षक यहाँ पर शिक्षक है, शारीरिक शिक्षक, ये थोड़े से मिस टाइप हो रखा है, ये होगा शिक्षक। शारीरिक शिक्षक यानी जो ट्रेनर होता है, जो स्पोर्ट का ट्रेनर होता है या फिज़िकल ट्रेनर, फिज़िकल टीचर कह सकते हैं हम, और या जो प्रशिक्षक होता है उसके ज्ञान में भी सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है पॉइंट 15 जिसमें है अलग अलग वातावरण यानी अलग अलग इन्वायरमेंट में, अलग अलग सीजन्स में उसके प्रतिक्षण पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन, यानी अलग अलग जो इन्वायरमेंट होता है उसमें हमें किस तरीके से हमें खेल खेलना चाहिए, उसमें भी हमें प्रभाव देता है। 16 पॉइंट है खेल विज्ञान के दूसरे विषयों से संबंध स्थापित करने में सहायक, यानी खेल के जो साइंस है, यानी हमारी जो स्पोर्ट्स साइंस है उसके अलग अलग जो सब टॉपिक्स होते हैं, दूसरे जो टॉपिक्स होते हैं, विषय जो दूसरे विषय हैं, उनको कोरिलेट करने में भी हमारी हेल्प करते हैं, उनसे संबंध स्थापित करने में। खिलाड़ी के प्रदर्शन में लगातार सुधार करने में सहायक है। खिलाड़ी जो है वो इसकी एक ये भी इम्पोर्टेंस हो सकती है कि खिलाड़ी अपना डे बाय डे अपने आप को इंक्रीज़ करेगा, अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हांस करेगा। तो खिलाड़ी जो भी प्रदर्शन दिखाता है उसमें लगातार सुधार करने में भी सहायता मिलती है। नेक्स्ट है महिलाओं और पुरुषों की शारीरिक संरचना अंतर के अध्ययन में सहायक, यानी हमें पता लगता है कि महिलाओं में और पुरुषों में, मेल्स और फीमेल्स में क्या फिज़िकल स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंस होता है, तो ये भी इसमें स्टडी की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है 19 जिसमें है भविष्य में अनुसंधान कार्य में भी मदद करते हैं, हमारे जो फ्यूचर में जो अनुसंधान कार्य हैं उसमें हेल्प करेगा। 20 पॉइंट है और लास्ट जो पॉइंट है 20, यहाँ ये टोटल इंपॉर्टेंस के 20 पॉइंट्स थे, इसमें है 20 में अलग अलग खेलों के दौरान व्यय होने वाली ऊर्जा के अध्ययन में सहायक, यानी ये शायद ये वाला पॉइंट 20 वाला रिपीट हो रहा है। तो ये अलग अलग जो गेम्स हैं उसके दौरान, उसके बीच में दौरान जो ऊर्जा हमारी लगती है, कितनी एनर्जी हमारी खर्च होती है डिफरेंट्स गेम में, अलग अलग एनर्जी, किसी गेम में ज़्यादा एनर्जी हमारी लग जाती है, किसी गेम में कम एनर्जी लगती है। तो किसी गेम में हम जल्दी थक जाते हैं और कोई ऐसा खेल होता है जिसमें हम ज़्यादा जल्दी नहीं थकते, तो उसके बारे में हमें स्टडी इसमें करने को मिलती है और हेल्प मिलती है। तो ये हमारे 20 पॉइंट्स थे, या तो आप इस तरीके से लाइन वाइज 20 पॉइंट्स लिख सकते हैं। आप इसमें से अगर 10 to 15 पॉइंट्स भी याद रख लें तो आपका अच्छे से बहुत सही लॉन्ग आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे ये पैराग्राफ दे रखा है, इसमें देखिए क्या लिखा है। सारांश
में ये कहा जा सकता है कि शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान यानी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी विषय का शारीरिक शिक्षक और खेल कूद में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। यानी एनाटॉमी का भी और फिजियोलॉजी का भी शारीरिक शिक्षक में बहुत ज़्यादा, फिजिकल एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये दोनों ही सब्जेक्ट, एक शरीर रचना भी और शरीर क्रिया विज्ञान भी, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं खेल कूद के अंदर और एक इनका महत्वपूर्ण योगदान है और इनकी ज़रूरत भी है। इसके बिना एक खिलाड़ी के प्रदर्शन को ऊंचाई तक ले जाना कठिन है। अगर खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनकी स्टडी करना। शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन, यानी अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करें, साइंटिफिक वे में हम इसकी स्टडी करें तो उस पर खिलाड़ी की संरचना व क्षमता का सही आकलन होता है। तो इसमें हमें क्या पता लगता है, एक खिलाड़ी की हमें संरचना के बारे में पता लग जाता है, खिलाड़ी की क्या क्या क्षमता है, उसकी एबिलिटी का एकदम एक्यूरेट सही आकलन किया जाता है। आगे है जो कि शारीरिक प्रशिक्षक वह खिलाड़ी को उसके अच्छे प्रदर्शन के लिए अग्रसर करता है। और अगर हमें ये पता लग जाएगा कि वो खिलाड़ी किस चीज़ के लिए एबिलिटी रखता है और उसका हमें सही आकलन मिल जाएगा तो उससे क्या होगा, खिलाड़ी के अच्छा प्रदर्शन होगा, खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो ये है इस टॉपिक में। अब नेक्स्ट हमारा है, इम्पोर्टेंस हमने पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंकाल प्रणाली और उसके कार्य। कंकाल प्रणाली के बारे में जानना है। कंकाल प्रणाली कहते हैं स्केलेटन सिस्टम को और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, आगे उसके बारे में जानेंगे। तो ये है कंकाल प्रणाली, हमारे शरीर की हड्डियों की एक रूपरेखा है। कंकाल प्रणाली क्या है, कंकाल से नाम से समझ आ रहा है, कंकाल है जिसमें हड्डियां होंगी, कंकाल में सिर्फ स्केलेटन में हड्डियां ही होती हैं, तो उसकी एक रूपरेखा है, हड्डियों का ही एक स्ट्रक्चर है, ढांचा है कंकाल प्रणाली। एक वयस्क शरीर में, एक नॉर्मल अगर हम जवान इंसान के शरीर की बात करें तो उसमें हमारे कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां मिलती हैं। तो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 बोन्स पाई जाती हैं, 206 हड्डियाँ। यह एक इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर हमें दे रखे हैं कंकाल प्रणाली के कार्य। कंकाल प्रणाली के क्या क्या कार्य होते हैं ये सारे हमें एक टेबल की फॉर्म में दे रखे हैं, तो इनको समझते हैं। कंकाल प्रणाली यानी स्केलेटन सिस्टम के फंक्शंस के बारे में। तो सबसे फर्स्ट में दे रखा है कंकाल तंत्र शरीर को सहारा प्रदान करता है। शरीर एक को सहारा कौन देता है, कंकाल ही देता है। एक कंकाल के अंदर क्या होती है, हड्डियाँ, और हड्डियाँ नहीं होंगी तो हमारे शरीर को सहारा कैसे मिलेगा, हमारा शरीर होता ही हड्डियों पर टिका हुआ होता है, तो उसको सहारा देता है। नेक्स्ट है कंकाल तंत्र शरीर को आकार और संरचना देता है। हड्डियों से ही हमारे शरीर को आकार मिलता है, उसी से है हमारे शरीर की संरचना और स्ट्रक्चर बनता है, फॉर्म होता है। हमारी बॉडी ही हड्डियों पर आधारित है। बेस, हमारा जो बॉडी का जो बेस है वो हड्डियां ही हैं, वो बोन्स ही हैं, स्केलेटन कंकाल ही है। तो वही शरीर को सहारा भी देता है और शरीर को संरचना और आकार भी प्रदान करता है। कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा भी प्रदान करता है, यानी जो शरीर के हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। कंकाल तंत्र एक उत्तोलक के रूप में भी कार्य करता है। कंकाल तंत्र की हड्डियों के बीच की जगह खनिजों के भंडार के रूप में कार्य करती है। खनिज यानी जो मिनरल्स होते हैं उसके भंडार के रूप में काम करती है। कौन, हड्डियों के बीच की जो जगह होती है, स्केलेटन में जो हड्डियों के बीच में जगह होती है वो मिनरल्स के भंडार के रूप में काम करती है। ये लाल रक्त कणिकाओं के उत्पाद के रूप में भी कार्य करता है। लाल रक्त यानी जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी, उनके उत्पाद के रूप में भी कार्य करता है। उसमें हमारे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। और नेक्स्ट है ये स्केलेटन मसल और जंक्शन या अनुलग्नक के रूप में भी कार्य करता है। जंक्शन कहते हैं और स्केलेटन मसल का जो जंक्शन होता है उसके रूप में भी ये कंकाल का जो सिस्टम है, एक स्केलेटन का जो सिस्टम है, कंकाल तंत्र है, उसके रूप में भी ये कार्य करता है, स्केलेटन मसल। तो ये इसके कुछ कार्य थे, ये ऊपर इसके डेफिनेशन थी, ये टेबल की फॉर्म में इसके कार्य थे। अब हमें पढ़ना है हड्डियों का वर्गीकरण।
ये है हड्डियों का वर्गीकरण। इसके बारे में समझते हैं। हड्डियों का वर्गीकरण 5 तरह से दे रखा है। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, और हड्डियां मतलब बोन्स, तो इसको हम कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, बोन्स का क्लासिफिकेशन होना। तो हड्डियों का वर्गीकरण हम 5 तरह से करते हैं। सबसे पहला जो है उसको कहा जाता है लंबी हड्डी। एक होती है लंबी हड्डी। लंबी हड्डी कौन कौन सी होती है? एक जांघ की हड्डी और एक बाँ की हड्डी। ये 2 हड्डियों के नाम याद रखने हैं आपको। जांघ की जो हड्डी होती है और बाँ की जो हड्डी होती है सबसे लंबी हड्डी होती है। और छोटी हड्डियां जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? एक उंगलियों की जो हड्डियां होती हैं वो सबसे छोटी होती हैं बॉडी में, और एक कान की हड्डी जो सबसे छोटी होती है। उंगलियों की और एक कान की हड्डी जो छोटी हड्डियां कहलाती हैं। चपटी हड्डी होती हैं जो बिल्कुल फ्लैट होती हैं, उनका सरफेस वो कौन सी होती है? खोपड़ी और पैसलियों की हड्डियाँ। खोपड़ी और पैसलियों की हड्डियाँ जो होती हैं खोपड़ी की, वो सब चपटी होती हैं। नेक्स्ट होती है तिलाकार हड्डियाँ। तिलाकार हड्डियाँ कहा जाता है टखने, जो हमारे पैर में टखने होते हैं, गोल सा टखना होता है ना, उसकी हड्डी। और जो हमारी हथेली है, हाथ है, हाथ की हथेली होती है, उसकी हड्डी। हथेली की और टखनों की हड्डी जो होती हैं वो तिलाकार होती हैं। नेक्स्ट लास्ट है सुचूरल हड्डियाँ। सुचूरल, हिंदी में सुचूरल हड्डियाँ कहा जाता है। ये होती है हमारे खोपड़ी के जो जोड़ हैं, हमारी जो खोपड़ी है, जो हमारा दिमाग होता है उसके जो जोड़ों की हड्डियाँ होती हैं, जॉइंट्स की हड्डियाँ, हमारे ब्रेन में जो जॉइंट्स हैं उसकी हड्डियाँ जो हैं, खोपड़ी के जोड़ की हड्डियाँ, वो सुचूरल हड्डियाँ कहलाती हैं। तो ये 5 तरह से हमारी क्लासिफिकेशन था बोन्स का, हड्डियों का वर्गीकरण था। सबसे फर्स्ट ये था, सेकंड सबसे पहला लंबी हड्डी, दूसरा छोटी हड्डी, तीसरा चपटी, और फिर फोर्थ तिलाकार, और फिर फिफ्थ लास्ट सुचूरल हड्डियाँ। तो ये 5 आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। इस चैप्टर में थोड़ा सा याद करने वाला है। अब हमें पढ़ना है हमारे जोड़ों के प्रकार कितने तरह के होते हैं। तो जोड़ों के प्रकार के बारे में ये भी टेबल की फॉर्म में दे रखा है। 3 तरह के जोड़ों के प्रकार। जोड़ किसे कहते हैं? जोड़ हम कहते हैं जो जॉइंट्स होते हैं, हमारे जो टाइप्स होते हैं जॉइंट्स के। तो यहाँ पर बोन्स नहीं होगा, यहाँ पर होगा जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ जॉइंट। जॉइंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? जॉइंट्स लिख देते हैं ये। तो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में पढ़ना है, जोड़ों के प्रकार के बारे में। तो 3 तरह के जोड़ों के प्रकार होते हैं। तो हमारे पास जो जॉइंट्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। तो 3 तरह के जॉइंट्स के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। इसमें लिखा है, सबसे पहले को हम हिंदी में कहेंगे रेशेदार जोड़। रेशेदार जोड़ को आप अचल जोड़ भी कह सकते हैं, या रेशेदार एक ही बात है, अचल जोड़ कह लीजिए या फिर रेशेदार जोड़, ये एक नाम है। दूसरा हमारा जोड़ होता है आंशिक चल। आंशिक चल कह लो या फिर उपस्थित जोड़, ये दोनों ही एक हैं। तो आप दोनों में से जो आपको इजी लगता है वो आप याद कर सकते हैं। रेशेदार जोड़, आंशिक चल। तीसरा वाला है स्वतंत्र रूप से चल जोड़, तो ये तीसरा है। अब पहले वाला जो रेशेदार जोड़ है या चल जोड़ है उसका कोई प्रकार नहीं होता, आगे के सब टाइप्स नहीं होते। दूसरे वाले के भी कोई सब टाइप्स नहीं होते आंशिक चल के। लेकिन जो थर्ड वन है स्वतंत्र रूप से चल जोड़, इसके आपको सब टाइप्स दिखेंगे। इसके 5 तरह के जोड़ होते हैं, जिसकी आपको इमेज भी मैं यहाँ पे साइड में प्रोवाइड कर दूँगी। सबसे पहला होता है कब्जेदार जोड़। सबसे पहले को हम कब्जेदार जोड़ कहते हैं, ये इसी का पार्ट है, स्वतंत्र रूप से चल जोड़ का कब्जेदार जोड़। दूसरा होता है कीलक जोड़, और उसके बाद ये जो थर्ड वन है वो है बॉल और सॉकेट जोड़, जिसको हम इंग्लिश में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। फोर्थ होता है काठीदार जोड़, और जो लास्ट है फिफ्थ, उसको हम कहते हैं फिसलनेदार जोड़। तो ये 5 नाम हैं, हिंदी के थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन आप 1-2 बार याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और हो सकता है एग्जाम में जोड़ों के बारे में क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ये याद करना ज़रूरी है। तो कब्जेदार जोड़, कीलक जोड़, बॉल और सॉकेट जोड़, काठीदार जोड़ और फिसलनेदार जोड़, ये 5 तरह के जोड़ होते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। हिंदी में हम कहते हैं श्वसन प्रणाली। श्वसन प्रणाली का जो कार्य होता है उसके बारे में समझना है, और उसकी सबसे पहले डेफिनेशन को समझते हैं। तो श्वसन प्रणाली, सबसे पहले श्वसन किसे कहते हैं? सांस लेने को, रेस्पिरेशन करने को। जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो उसको सांस कहा जाता है। और सांस पे ही हमारा पूरा जीवन जो है वो डिपेंड है। सांस नहीं होगी तो इंसान जीवित भी नहीं रह सकता। तो सांस क्या होती है? सांस सबसे एक बेसिक चीज़ है इंसान को ज़िंदा रखने के लिए। तो इसकी डेफिनेशन में क्या आएगा? श्वसन एक शारीरिक प्रक्रिया है, एक फिजिकल प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा जीव आसपास से ऑक्सीजन लेता है, अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेता है। जितनी ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी अच्छी ऑक्सीजन आती है। इसीलिए कहते हैं कि हमें अपनी ऑक्सीजन, अपनी सांस को अच्छा करने के लिए ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए।
और हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट से जो जीव होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, जो कि जो अच्छी गैस नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कहा जाता है, इंग्लिश में हम कहते हैं CO2। तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन यानी कि O2 इसको हम अंदर लेते हैं। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब हमें पढ़ना है इसके कार्य। श्वसन प्रणाली जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, हवा और रक्त को, जो हमारा रक्त है, हमारा जो ब्लड है और एयर जो है उसके बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। किसके बीच, हवा, यानी हमारे इन्वायरमेंट में ही तो हवा होती है, हमारे आसपास का जो वातावरण है वह हवा होती है। और रक्त यानी हमारा जो ब्लड होता है अंदर, उसके बीच क्या होता है, ऑक्सीजन का, O2 का और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेल और एक्सहेल होता है, आदान प्रदान किया जाता है। सेकेंड है ध्वनि उत्पन्न करने के लिए, आवाज़ के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होता है, इसका कार्य है। थर्ड है रक्त pH यानी जो ब्लड की pH वैल्यू है उसको विनियमित करने के लिए भी इसका ये कार्य है। फोर्थ है कुछ सूक्ष्म जीवों यानी सूक्ष्म जीव जो छोटे छोटे जीव होते हैं, कुछ ऐसे जीवों के खिलाफ रक्षा करने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए भी इसका ये कार्य है। तो ये 4 आपको पॉइंट कार्य के हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है श्वसन के प्रकार, यानी जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो वो 2 तरह के होते हैं रेस्पिरेशन के टाइप। सबसे पहले बाहरी श्वसन होता है और दूसरा आंतरिक श्वसन। बाहरी श्वसन जो हम बाहर की सांस लेते हैं, आंतरिक जो अंदर सांस होती है। मानिए बाहरी मतलब बाहर की और अंदर, आंतरिक मतलब अंदरूनी जो होती है। तो ये 2 तरह के इसके प्रकार होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है श्वसन प्रक्रिया। ये किस तरह प्रक्रिया यानी जो प्रोसेस होता है श्वसन का, किस तरह क्या प्रोसेस होता है, हमारी सांस का क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, कैसे हम सांस लेते हैं। तो इसके डेफिनेशन में ये नाक से होता है, यानी नोज़ के थ्रू ही तो हम सांस लेते हैं, और फिर फेफड़े हमारे जो लंग्स हैं वहाँ जाता है। रक्त यानी हमारे ब्लड में कोशिकाएं जो हमारी सेल्स होती हैं उनके माध्यम से ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं और उसकी वजह से हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन करते हैं। हमारी बॉडी में क्या होता है, अगर हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, उसमें ऊर्जा आती है। और ये किस किस से होता है, नोज़ के थ्रू, हमारे लंग्स के थ्रू, ब्लड के और कोशिकाओं के यानी जो सेल्स होते हैं उसके थ्रू ये सब काम होता है। नाक, फेफड़े, रक्त और कोशिकाओं के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, तो उसको श्वसन प्रक्रिया कहते हैं। उससे शरीर में हमारे ऊर्जा आती है। ये एक डायग्राम दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है जिसमें सबसे पहले ये नसल पैसेज दे रखा है। ये नसल पैसेज होता है, ये लार्नेक्स होता है, ये राइट लंग होता है और ये लेफ्ट लंग होता है, और ये एयर के सैक होते हैं, ये जो गोल गोल होते हैं। ये ब्रोंकियल ट्यूब होती है बीच में, और ये विंड पाइप होता है। विंड पाइप को हम ट्रैकिया भी कहते हैं, ये है ट्रैकिया, विंड पाइप का नाम है। और ये फार्नेक्स होता है ये। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और आप अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का तो आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संचार प्रणाली। संचार प्रणाली ये हमारा टॉपिक है। संचार कहते हैं कम्युनिकेशन को, तो कम्युनिकेशन की जो सिस्टम है उसके बारे में है ये। शरीर के विभिन्न भागों के बीच सामग्री का परिवहन संचार प्रणाली कहलाता है। हमारे बॉडी के अलग अलग जो भाग हैं उसके बीच जो सामग्री का परिवहन होता है उसी को संचार प्रणाली कहते हैं। जब हम अपनी इंफॉर्मेशन का, अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं एक लोग से दूसरे लोगों में, तो उसको हम कहते हैं संचार। ये हृदय, रक्त वाहिकाओं, धमनियों, कोशिकाओं, नसों यानी वैन्यूल्स और तरल पदार्थ जो लिक्विड वाले पदार्थ होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। अब हमें पढ़ना है हृदय की संरचना। हृदय की यानी हमारे जो हार्ट है उसके क्या स्ट्रक्चर है, और फिर पढ़ेंगे हृदय के कार्य, फंक्शंस ऑफ हार्ट। तो हृदय की संरचना किस तरीके से होती है, हमारा जो हार्ट है वो कैसा होता है। अब ऐसा हार्ट तो हर कोई बनाता है, हर कोई बनाता है ऐसा हार्ट, और लेकिन आप जानते हैं हमारा जो रियल हार्ट है वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। यहाँ आपको साइड में इमेज दिखेगी अटैच हुई हुई कि हमारा हार्ट इस तरीके से होता है, और इस हार्ट में और उस हार्ट में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। यानी जो हार्ट होता है ये तो ड्राइंग वाला हार्ट हो गया, इस तरीके से हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो नहीं होता। ह्यूमन हार्ट के हमारे इसमें पढ़ते हैं क्या क्या दे रखा होता है। 4 चैम्बर्स होते हैं,
हृदय जो है हमारा, जो इंसान का दिल होता है वो मुट्ठी के आकार का होता है। एक मुट्ठी बनाते हैं ना हम हाथ की, उसके शेप का होता है। इसके 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष मतलब 4 चैम्बर्स होते हैं, हम कह सकते हैं 4 पार्ट होते हैं हमारे हार्ट के। ये रक्त वाहिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध ऑक्सीजन रहित रक्त इकट्ठा करता है। यानी क्या करता है हमारा हार्ट, जो अशुद्ध, जो गंदा, जो जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन रहित रक्त इकट्ठा करता है। ऐसा ब्लड जो ऑक्सीजन से रहित है उसको, और या फिर हम अशुद्ध कह सकते हैं, जो अशुद्ध है उसको इकट्ठा करता है। और शुद्ध यानी जो साफ़ सुथरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके बाद शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध और ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति कराता है। तो बेसिकली इसमें ये बोला है कि हमारा जो दिल होता है, हृदय होता है, वो मुट्ठी के आकार का होता है और इसके 4 कक्ष होते हैं यानी 4 चैम्बर्स होते हैं। आर्टरीज और वीन्स इसमें होती हैं। और ये रक्त वाहिकाओं के माध्यम से, यानी ये क्या करते हैं, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड बॉडी में जाता है, वो हार्ट के थ्रू कैसे जाता है, जो अलग अलग भाग हैं उसमें जो अशुद्ध, जो मतलब अनप्योर, जिसको हम कहते हैं अनप्योर जो ब्लड होता है वो उसको इकट्ठा कर लेता है। और जो शुद्ध वाला अच्छा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको चारों तरफ सर्कुलेट करवाएगा। ऑक्सीजनेटेड शुद्ध वाला प्योर जो है उसको सर्कुलेट होगा, और जो अनप्योर होगा उसको अलग से इकट्ठा कर लेगा, उसको निकालता है रक्त को जो अशुद्ध होता है। तो ये इसका संरचना है। और इसके कार्य में लिखा है, हृदय के क्या कार्य होते हैं, शरीर में रक्त का प्रवाह करता है। रक्त का प्रवाह मतलब शरीर में जो रक्त है, हमारा जो बॉडी में ब्लड है उसको सर्कुलेट करवाता है, प्रवाह करता है, चारों तरफ बॉडी में ब्लड जाता है। हृदय संकुचन की प्रक्रिया तथा कार्य दबाव पंप की तरह होता है। दबाव पंप की तरह होता है जिसके कारण रक्त हृदय से निकलकर धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तो हृदय से ही हमारे क्या होता है, जो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड जो पूरी बॉडी के अंदर रक्त जाता है वो हृदय से ही जाता है, हृदय पहुंचाता है सारी बॉडी के जो विभिन्न भाग हैं उसमें। नेक्स्ट हमें पढ़ना है धमनियाँ। धमनियाँ किसे कहते हैं, धमनियाँ हम कहते हैं आर्टरीज़ को। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि धमनियाँ आर्टरीज़ को कहा जाता है। तो इस और हमें आगे वीन्स के बारे में पढ़ना है, कैपिलरीज़ के बारे में। वीन्स कहते हैं हिंदी में शिराएँ, कैपिलरीज़ यानी कोशिकाएँ। तो धमनियाँ होती हैं वह नलिकाएँ जिनमें हृदय से शुद्ध रक्त निकलकर बहता है। वह नलिकाएँ जिसमें हृदय से, जो हार्ट है उससे शुद्ध, जो प्योर जो ब्लड है वो निकल कर बहता है, तो उसको आर्टरीज़ कहा जाता है। हमने अभी ऊपर पढ़ा हार्ट में, हार्ट जो स्ट्रक्चर है, संरचना है उसमें कि शुद्ध ब्लड जो है वो निकल जाता है ऑक्सीजनेटेड और पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो वो कौन करता है, वो आर्टरीज़ के थ्रू होता है, धमनियाँ जिसको कहा जाता है। और ये 3 तरह की होती हैं, एक लचीली धमनियाँ, एक मांसपेशी धमनियाँ और एक आर्टेरियोल्स इनको कहा जाता है। तो ये 3 तरह की होती हैं आर्टरीज़ हमारी। वीन्स में है, इन नलिकाओं द्वारा शरीर से जो अशुद्ध यानी जो अनप्योर ब्लड है उसको वापस हृदय में लाया जाता है। अनप्योर जो है वो वापस हृदय में आ जाएगा और जो प्योर वाला है वो बॉडी में चला जाएगा। प्योर वाले काम करती हैं आर्टरीज़, और जो अशुद्ध, जो गंदा जो ब्लड होता है उसको वीन्स का काम होता है। नेक्स्ट हमारा है कोशिकाएँ। कोशिकाएँ किसे कहा जाता है, ये बहुत ही पतली नलिकाएँ होती हैं, बहुत बारीक सी होती हैं, बिल्कुल टाइनी सी। ये बहुत ही पतली नलिकाएँ होती हैं, नसें होती हैं जो रक्त परिसंचरण का कार्य करती हैं, और ये रक्त परिसंचरण का काम करती हैं और बहुत पतली सी होती है कैपिलरीज़। और यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं। और ये निरंतर कोशिका, ये तीन तरह की कोशिकाएं होती हैं। कैपिलरीज़ 3 टाइप्स की होती हैं। एक निरंतर कोशिकाएं, दूसरा है फेनेस्ट्रेटेड कोशिकाएं, और तीसरा है सिन्यूसॉइडल कोशिकाएं। सिन्यूसॉइडल कोशिकाएं ये 3 तरह की होती हैं, सिन्यूसॉइडल कैपिलरीज़, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज़, एंड जो पहला है वो निरंतर कोशिकाएं। हिंदी में ही लिखा है, लेकिन सेकंड और थर्ड नाम जो है वो आपको इंग्लिश में ही याद करना होगा। नेक्स्ट हमें पढ़ना है रक्त के बारे में। रक्त यानी जो ब्लड होता है उसके बारे में। फिर हम बात करेंगे हृदय दर, हार्ट रेट के बारे में। फिर हम बात करेंगे कार्डिक आउटपुट के बारे में। तो सबसे पहले रक्त के बारे में पढ़ लेते हैं। रक्त का पढ़ लेते हैं। तो रक्त में क्या लिखा है, रक्त एक तरल पदार्थ होता है। तरल पदार्थ का एक विशेष प्रकार है, यानी एक लिक्विड फॉर्म का ही तो पार्ट है। एक रक्त जो हमारा ब्लड होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग के लिए पोषक तत्व और गैसों के ले जाने का माध्यम के रूप में कार्य करता है। और रक्त क्या काम करता है,
शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में सर्कुलेशन का काम करता है, और जिससे जो पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, और गैसों को ले जाने के माध्यम के रूप में कार्य करता है। यानी जो पोषक तत्व हैं, जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, उनको ले जाता है ये एक जगह से दूसरी जगह में। अब जो हार्ट रेट होता है, यानी हृदय दर जिसको कहते हैं हार्ट रेट, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये दिल द्वारा संकुचन में प्रयुक्त रक्त की मात्रा है। यानी ये क्या है, हार्ट रेट एक प्रयुक्त रक्त की मात्रा है कि इतना तो होना चाहिए हमारा हार्ट का जो रेट है। तो कितना होना चाहिए जो रक्त की मात्रा, यानी ब्लड की जो क्वांटिटी है, ये सामान्य वयस्क में, एक अडल्ट में, नॉर्मल से अडल्ट में लगभग 70 मिलीलीटर प्रति संकुचन है। यानी कि 70 ml होने चाहिए। कितना? 70 ml एक नॉर्मल से वयस्क के अंदर। जबकि प्रशिक्षित खिलाड़ियों में, अगर हम नॉर्मल इंसान की बात करें तो 70 ml, लेकिन अगर हम खिलाड़ियों की बात करें तो खिलाड़ियों में ये 110 ml यानी 110 मिलीलीटर प्रति संकुचन होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? 110। खिलाड़ियों के अंदर 110 ml और वयस्क के अंदर 70 ml। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है हार्ट रेट का। अब हम बात करते हैं हृदय निर्गम के बारे में। तो हृदय निर्गम यानी कार्डियक आउटपुट जिसको कहा जाता है, ये एक फार्मूला होता है। कार्डियक आउटपुट निकालने का एक फार्मूला होता है। तो कैसे निकलता है ये? एक स्ट्रोक मात्रा होती है, स्ट्रोक की क्वांटिटी होती है। जब उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारी दिल की दर से, हमारी हार्ट रेट से, ये स्ट्रोक की मात्रा को हम मल्टीप्लाई करेंगे दिल की दर से। स्ट्रोक की क्वांटिटी ले लो और जो हमारी दिल की दर है यानी जो हार्ट रेट है उसको ले लो, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कार्डियक आउटपुट निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से ये निकालते हैं कार्डियक आउटपुट। ये इसका फार्मूला होता है। ये बेसल स्तर पर 5 से 6 लीटर है, तो ये भी आपको याद रखना है, 5 to 6 लीटर। नेक्स्ट है हमारा रक्तचाप के बारे में, यानी ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ना है। तो ब्लड प्रेशर हम सभी इससे अवेयर हैं, हम सभी जानते हैं ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, हाई हो जाता है। तो ये रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर रक्त के द्वारा लगाए जाने वाले दबाव से है। तो ये दबाव वर्ड याद रखना है। प्रेशर मतलब दबाव। रक्त का जब दबाव होता है, यहाँ पर हम ये जो दीवार है हम कह सकते हैं रक्त वाहिकाओं की जो दीवार है, ये दीवार है, और इस पर रक्त का जो ब्लड का यहाँ पर दबाव लगता है, ये ब्लड का जो दबाव लग रहा है इस दीवार पे, तो ये जो दबाव है इसी को हम कहा जाता है ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा दूसरी पवन, जिसको हम सेकंड विंड कहते हैं। तो दूसरी पवन, इसमें क्या है? लंबे समय तक एक व्यायाम की वजह से सांस लेने में असमर्थता को हमारे शरीर द्वारा स्वचालित रूप से हटा दिया जाता है। लंबे समय तक यानी एक लॉन्ग टाइम तक जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, सांस लेने में असमर्थता होती है, हम सांस सही से नहीं ले पाते। तो हमारे शरीर द्वारा जो स्वचालित रूप से हटा दिया जाता है, खिलाड़ी को मिलने वाली राहत के एहसास को सेकेंड विंड, दूसरी पवन कहते हैं। तो सेकंड विंड को दूसरी पवन कहा जाता है। और ये खिलाड़ी को मिलने वाली जो राहत है, और जो अब उस खिलाड़ी को राहत मिलेगी जब उसको सांस की असमर्थता हो रही है उसके शरीर में, तो उसको दूसरी पवन कहा जाएगा। जब कोई भी इंसान लंबे समय तक व्यायाम करेगा या कोई भी गेम खेलेगा तो उसको सांस लेने में असमर्थता होगी, फिर खिलाड़ी को जो मिलने वाली राहत है उसी को हम कहेंगे सेकेंड विंड। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ऑक्सीजन डेप्थ, यानी कि हम कह सकते हैं ऑक्सीजन ऋण हिंदी में, ये इसको पढ़ना है। तो इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है ज़ोरदार गतिविधि के बाद वसूली की अवधि के रिकवरी पीरियड दौरान एक खिलाड़ी द्वारा ली ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन ऋण के रूप में कार्य करती है या उसके रूप में कही जाती है। तो ऑक्सीजन डेप्थ हम किसे कहते हैं? जब कोई बहुत ज़ोरदार गतिविधि से कोई भी कार्य करता है, उसके बाद वसूली की जो अवधि होती है, रिकवरी जो पीरियड होता है, जब किसी भी इंसान ने कोई भी कार्य करा, व्यायाम किया, उस गतिविधि के बाद जो रिकवरी पीरियड है वो एकदम से सांस लेने लग जाता है, या उसने बहुत ज़्यादा, एग्जांपल ले सकते हैं, किसी ने बहुत ज़्यादा रेस लगा ली भाग के, तो उसको सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो उसका जो रिकवरी पीरियड है वो रुकेगा, सांस लेगा, थोड़ा सा रेस्ट करेगा। उस रिकवरी पीरियड के जो दौरान एक खिलाड़ी द्वारा जो ऑक्सीजन की मात्रा ली जाएगी, जो वो उस दौरान वो रुका हुआ है, अब थोड़ा सा रेस के बीच में वो 1 मिनट के लिए रुक गया और वो सांस ले रहा है, थोड़ी सी तेज़ सांस ले रहा है, तो उसी को ऑक्सीजन ऋण कहा जाता है।
आई होप आप समझ गए होंगे ऑक्सीजन ऋण किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है, अब हमें ये पढ़ना है और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इसका 8.5, जिसमें हमें पढ़ना है संतुलन, गतिशील एवं स्थिर तथा गुरु तत्व केंद्र व खेलों में इनका प्रयोग। खेलों में किनका प्रयोग? संतुलन, गतिशील का, स्थिर तथा गुरु तत्व केंद्र का, इनका गेम में क्या क्या प्रयोग होता है। इंग्लिश में कहें तो इक्विलिब्रियम, डायनेमिक, स्टैटिक एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी और उसकी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो संतुलन क्या होता है? संतुलन मतलब बैलेंस मेंटेन करना, बैलेंस बनाना। गतिशील संतुलन होता है और एक स्थिर संतुलन होता है। सबसे पहले संतुलन समझते हैं। संतुलन कहेंगे किसी बिंदु पर कार्य करने वाले बल का परिणाम जब शून्य हो जाता है तो ऐसी स्थिति को संतुलन कहा जाता है। संतुलन यानी बिल्कुल बैलेंस की फॉर्म में, बिल्कुल ज़ीरो। जब ज़ीरो हो जाएगा यानी ज़ीरो हो जाता है, कोई भी फोर्स लगा रहे हैं, बल का प्रयोग हो रहा है किसी भी काम पर और वो ज़ीरो हो जाता है, जब कोई काम हो ही नहीं रहा तो उसको हम कहते हैं संतुलन। हमने दीवार खड़ी हुई, दीवार पे हम कितनी भी फोर्स लगाएंगे दीवार हिलेगी नहीं, तो वो होगा संतुलन, मतलब कि ज़ीरो होगा और ज़ीरो फोर्स लगेगी। जब गतिशील संतुलन होता है जब किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा गतिशील रहते हुए स्थिरता बनाए रखने को गतिशील संतुलन कहते हैं। किसे कहा जाता है? किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु द्वारा गतिशील रहते हुए, गति में हम स्पीड में हैं और उसमें रहते हुए भी स्थिरता बन रही है, बैलेंस बन रहा है, तो उसको कहा जाएगा गतिशील संतुलन। नेक्स्ट है हमारा स्थिर संतुलन। स्थिर संतुलन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वो स्थिर है, रुका हुआ है। जब व्यक्ति स्थिर अवस्था में होता है, रुका हुआ होता है, तब उसे स्थिर संतुलन कहते हैं। यानी बिल्कुल व्यक्ति रुक गया है, ना ही उसने कोई फोर्स लगाई और ना ही कुछ हुआ, तब उसको कहा जाता है स्थिर संतुलन। स्थिर संतुलन का एक और डेफिनेशन है, आप दोनों में से कोई भी याद रख सकते हैं, ये या फिर ये। तो आप अथवा में दे रखा है, जब गुरु तत्व केंद्र स्थिर अवस्था में होता है तो वो अवस्था स्थिर संतुलन की होती है। यानी जब गुरु तत्व केंद्र स्थिर होगा, स्थिर अवस्था में होगा, तो उस अवस्था को कहेंगे हम स्थिर संतुलन। एक ये थी डेफिनेशन। अब हमें पढ़ना है स्थिरता के सिद्धांत। या स्थिरता यानी जो स्टेबिलिटी होती है उसके क्या सिद्धांत हैं, उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, इसको समझते हैं। ये स्थिरता के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में है ये वाला टॉपिक, जो कि हमारा लास्ट होगा, स्थिरता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी। क्या पॉइंट्स हैं इसमें? 4 पॉइंट दे रखे हैं। सबसे पहले, जितना चौड़ा आधार होगा स्थिरता उतनी ही अधिक होगी। यानी जितना चौड़ा होगा आधार हमारा, उतनी स्टेबिलिटी, स्थिरता उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, अधिक होगी। स्थिरता शरीर के भार के अनुपातिक होती है। यानी स्थिरता जो होती है, स्टेबिलिटी, वो शरीर के, हमारी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग होती है। जब गुरुत्व केंद्र आधार के मध्य में होता है, जब गुरुत्व केंद्र आधार के बीच में होता है, मध्य में होगा, तब अधिक स्थिरता होगी। अगर वो बीच में है गुरुत्व केंद्र तो स्टेबिलिटी हमारी ज़्यादा होगी। गुरुत्व केंद्र जब नीचे रखने में स्थिरता बढ़ती है। अगर हम गुरुत्व केंद्र को नीचे रखें तो हमारी स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाती है। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के टॉपिक्स। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।